गुड आफ्टरनून बच्चों, नेक्स्ट क्लास आगे चालू कर रहे हैं अपन। देखो वापस वही हमें 37(1) तक पहुंचना है। सेक्शन 36 चल रहा है हमारा। और अब मेरी बात सुनो, सेक्शन 36 अपन ने पढ़ा, बहुत सारे खर्चे अलाउड करता है, बहुत सारे खर्चों को डेबिट करने के लिए बोलता है, जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अपन पढ़ चुके हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का प्रोविजन अपन पढ़ चुके हैं, है ना। बहुत सारे खर्चे पढ़ चुके हैं अपन। अब आगे बहुत सारे खर्चे और हैं, ये मैंने मिक्स करके बहुत सारे खर्चों को एक ही जगह कवर किया है, ठीक है। तो आप प्लीज सुनिएगा, और कौन सा खर्चा सेक्शन 36 अलाउड करता है बच्चों। एक चीज और, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह भी पढ़ा था। मैं आपको अब जैसे सामने जो दिख रहा है वो उसके अंदर भी टोटल 5 खर्चे ऐसे बताऊंगा जो पेड बेसिस पे अलाउड होंगे। एक दो बच्चों की क्वेरी थी, उसको मैं क्लियर भी कर दूं। सुनो मेरी बात। देखो बच्चों, हमारा P&L 11th क्लास 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है। हम मर्केंटाइल मेथड यूज करते हैं। मर्केंटाइल मेथड होता है कि P&L के अंदर डेबिट या क्रेडिट वही चीज होगी जो ड्यू या एक्रू हो गई। मतलब मेरे यहां पर एक बंदा पिछले 6 महीने से जॉब कर रहा है, मैं उसे सैलरी नहीं दे रहा तो भी सैलरी डेबिट होगी। क्यों? क्योंकि P&L ड्यू बेसिस पे बनता है। पेड हो या नहीं उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इनकम टैक्स भी यही कहता है। इनकम टैक्स कहता है कि आप पे करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिस साल का P&L है, आप कौन से साल का P&L पे ध्यान दे रहे हो, 1920, अगर कोई खर्चा 1920 में ड्यू हो गया, आपको अपने कंसेप्ट सुधारने पड़ेंगे बच्चों। 1920 में ड्यू का मतलब उस साल से पर्टेन करता है, उस साल से रिलेटेड है, चाहे पे मत करो डेबिट होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक बात और कहता है। इनकम टैक्स कहता है कि जरूर जो खर्चा आपने पे नहीं किया, ड्यू हो गया, डेबिट करो। जैसे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मैंने आपको बताया था ना, हस्बैंड ने वाइफ से लोन लिया हुआ है, लोन पर इंटरेस्ट चुका ही नहीं रहा लेकिन ड्यू हो गया, तो भी मैंने आपको बोला था डेबिट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ड्यू होना चाहिए। लेकिन अब अपन पढ़ने जा रहे हैं और एक जगह पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या चीज, कि कौन सा खर्चा गवर्नमेंट कहती है ड्यू नहीं पेड बेसिस पे ही अलाउड है। क्या कहने का मतलब है मेरा, ढंग से समझना बच्चा। एक्चुअल में गवर्नमेंट कह रही है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जानबूझ के बिजनेसमैन पे नहीं करता। मतलब एज अ ट्यूशन मान लो, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा है और P&L भी मैं ही बना रहा हूं। मैं कुछ खर्चे ड्यू बेसिस पर डेबिट तो कर देता हूं लेकिन जानबूझ के पे नहीं करता। अब पे नहीं करता तो डबल फायदा हो रहा है, एक तो पे नहीं कर रहा, दूसरा डेबिट करने से मेरा प्रॉफिट भी कम आ गया तो टैक्स भी कम लगा। गवर्नमेंट कहती है ये ठीक मजे ले रहा है अपने अकाउंट्स के या अपने मर्केंटाइल मेथड के। एक तरफ जो चीज ये पे नहीं कर रहा उसकी मदद लेके, हेल्प लेकर ये अपना P&L में प्रॉफिट कम दिखा रहा। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया है बच्चों, सेक्शन 43B। सेक्शन 43B आगे आएगा लेकिन यहां पे पर्टेन करता है तो मैं यहां बताता चलूंगा। सेक्शन 43B कहता है बच्चों कि कुछ खर्चे तो पेड बेसिस पे ही अलाउड करेंगे। मर्केंटाइल मेथड कहता है जो कहने दो। कहने का मतलब अब हम पढ़ने जा रहे हैं और एक जगह ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। याद आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में भी मैंने आपको बताया था, जब अगर आपने लोन गवर्नमेंट बैंक, PFI, कोऑपरेटिव बैंक से लिया हुआ है तो गवर्नमेंट कहती है हमारे ही बैंक से लोन लिया, इंटरेस्ट चुका नहीं रहे और डेबिट करके मजे ले रहे हो, नहीं, पेड होगा तो अलाउड है। उसी कड़ी में बच्चों अब आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे खर्चे भी वही हैं जो कि पेड होंगे तो अलाउड है। मतलब अगर एग्जाम में बाकी खर्चों, और याद रखना मैं जिन खर्चों के लिए बोल रहा हूं ये पेड होंगे तो अलाउड है, केवल उन्हीं खर्चों पर पेड बेसिस का प्रोविजन लगेगा। इसका मतलब जैसे सैलरी हुआ, रेंट हुआ और रिपेयर, इंश्योरेंस और दूसरे जो खर्चे हुए, वो खर्चों के लिए मैंने बोला ही नहीं पेड होना चाहिए, तो बिना पेड के भी वो अलाउड है। लेकिन ये खर्चे तो पेड बेसिस पर ही क्या होंगे, अलाउड। तो आइए अपन एक एक करके चालू करते हैं। सबसे पहला बच्चों टैक्सेस। टैक्सेस खर्चा है। एक बिजनेसमैन को अगर काम करना है तो टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, और टैक्सेस अगर खर्चा है तो डेबिट में आना चाहिए। अब दो बातें, टैक्सेस किसके पास जाते हैं, गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट क्या कहती है, जो टैक्सेस हमारे पास आ रहे हैं अगर इसने ड्यू बेसिस पे डेबिट किए
तो इसका तो प्रॉफिट और कम हो जाएगा, और इधर हमें टैक्स भी नहीं मिला और प्रॉफिट भी कम हो गया। तो गवर्नमेंट कहती है जो पैसा हमारे पास ही आना है वो तो पेड ही होना चाहिए। तो अब इसमें दो चीजें सुनो बच्चों, टैक्सेस बहुत सारे होते हैं, उसमें से मैंने दो कॉलम बनाया, बिजनेस टैक्स, पर्सनल टैक्स। अब क्या याद रखना है बच्चों, जो मैंने पर्सनल टैक्स की कैटेगरी में नाम डाले हैं इनको देखते के साथ डिसअलाउड करना है। मेरे कहने का मतलब समझ में आया? कोई भी प्रकार का पर्सनल टैक्स जो होगा वो देखते ही आप क्या करोगे? डिसअलाउड करोगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात? मेरे कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट इन चार टैक्सेस को बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं मानती। जब बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं मानती तो डेबिट में नहीं आएगा, और अगर कर दिया तो गलत किया। समझ में आ रहा है? तो क्या कौन कौन से हैं? इनकम टैक्स, गवर्नमेंट कहती है इनकम टैक्स बिजनेस पे नहीं लगता है, इनकम टैक्स आपकी पर्सनल जेब से जाना चाहिए। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने पे लगता है। वेल्थ टैक्स, जो पहले लगता था अब इन 2 सालों में बंद हो चुका है, ठीक है। और किसी भी टैक्स के ऊपर लगने वाली पेनल्टी, पेनल्टी जुर्माना होती है, खर्चा नहीं होती, और जुर्माना कभी डेबिट में नहीं आएगा। तो वापस बोल रहा हूं बच्चों, ये चार टैक्सेस को देखते के साथ क्या करना है? डिसअलाउड, पेड, अनपेड, कुछ मत देखो। नाम देखा कि ये तो 4 नाम से है, इन 4 नाम से सारे टैक्सेस डिसअलाउड है। बहुत इजी है ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप आओ बिजनेस टैक्स पे। बस सिंपल सा क्या याद रखोगे, इन 4 टैक्सेस को छोड़ दो तो जो भी टैक्स एक बिजनेसमैन दे रहा है वो सारे बिजनेस टैक्सेस है। मेरी बात समझ में आई? नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको, आप तो याद रखो मेन तो इनकम टैक्स और डीडीटी पे याद रखो, और एक पेनल्टी। आप तो ये याद रखो पर्सनल टैक्स, ये 4 नाम है, ये 4 को देख के डिसअलाउड करना है। और इसके अलावा सारे टैक्सेस कौन से होते हैं? बिजनेस टैक्स। बिजनेस टैक्स है तो डेबिट में आने चाहिए, बस एक शर्त है, अलाउड तो है इफ इट इज पेड, मतलब ड्यू बेसिस पर बिजनेस टैक्स अलाउड नहीं होगा, पेड है तो अलाउड है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला अपना? टैक्सेस का कंक्लूजन निकला, पर्सनल टैक्स कोई भी हो सारे डिसअलाउड, बिजनेस टैक्स कोई भी हो अलाउड, लेकिन कब? इफ इट इज पेड। अगर एग्जाम में लिखा हुआ है पेड है, एज पर 43B के हिसाब से वो आएगा तब और क्लियर करूंगा। तो अगर पेड है तो डेबिट में आना चाहिए, पेड में नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, और ये तो आएगा ही नहीं। खत्म। ये प्रोविजन किसका था? टैक्सेस का। अब आप आगे नेक्स्ट खर्चे पे चलो, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मैंने सैलरी हेड के अंदर बहुत लंबा चौड़ा बताया था आपको। पीएफ क्या होता है? हर एम्प्लॉय को तनख्वाह तो देनी ही देनी पड़ती है, तनख्वाह के साथ साथ उसके अलग से पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉयर और जमा कराता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी है 10,000 और मेरा एम्प्लॉयर क्या करता है बच्चों? 10,000 तो मुझे देता ही है, मेरे 10,000 का 12% 1,200 रुपए और 1,200 रुपए अपनी जेब से अलग से मेरे पीएफ अकाउंट में जमा कराता है। अब पीएफ अकाउंट है मेरा, जमा वो कराता है। गवर्नमेंट ने कानूनन कंपलसरी कर रखा है, हर बिजनेसमैन को बोल रखा है, अगर आपके यहां पे कोई बंदा जॉब करता है उसका पीएफ अकाउंट खुलवाओ और तनख्वाह के अलावा पीएफ अकाउंट में जमा कराओ। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो पीएफ काइंड ऑफ गवर्नमेंट ने टैक्सेस की तरह लिया है कि कंपलसरी है जमा कराना। तो अब सुनो, अब पीएफ में क्या याद रखना है? 2 बातें बच्चों। पीएफ 50 तरह का होता है, एसपीएफ, एपीएफ, जीपीएफ, ठीक है, याद आ रहा है? आरपीएफ, यूआरपीएफ, यूएसएफ, पीपीएफ, बहुत सारे होते हैं। क्या याद रखना है? बहुत सिंपल समझा रहा हूं मैं आपको। एग्जाम में आया कि एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पेमेंट किया, उस प्रोविडेंट फंड के आगे अनअप्रूव लिखा हुआ है या अनरिकॉग्नाइज लिखा हुआ है, बस इसके आगे पढ़ना ही नहीं है। जैसे ही देखा अनअप्रूव्ड और अनरिकॉग्नाइज, देखते के साथ करोगे अरे अनअप्रूव्ड है, डिसअलाउड। बस पेड हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। जस्ट जैसे पर्सनल टैक्स के लिए अपन ने जो याद रखा ना, वो इस पर भी इंप्लीमेंट होगा। क्या याद रखना है? जैसे ही कोई पीएफ के आगे अनअप्रूव्ड, अनरिकॉग्नाइज ऐसा वर्ड देखो, देखते के साथ डिसअलाउड, और जैसे ही ये देखो स्टैच्यूरी, अप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज, ये वर्ड देखते के साथ अलाउड। बस बहुत सिंपल याद रखना है। वर्ड की शुरुआत अनअप्रूव्ड, अनरिकॉग्नाइज होती है, डिसअलाउड। वर्ड की शुरुआत अप्रूव्ड होती है, रिकॉग्नाइज होती है, स्टैच्यूरी होती है, अलाउड। लेकिन अलाउड कब? इफ इट इज पेड।
बच्चों ये तीसरा ऐसा खर्चा हो गया जो क्या होना चाहिए, पेड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं आपको बताता जा रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगर गवर्नमेंट बैंक से लिया हो, टैक्सेस अगर बिजनेस टैक्स हो तो पेड होने चाहिए, और पीएफ पेड होने पर ही अलाउड होगा, ड्यू बेसिस पर अलाउड नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो ये दो खर्चे समझ में आ गए। और लास्ट एक और खर्चा है, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज। ये टू एम्प्लॉइज को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में लोग भूल जाते हैं, बोनस एंड कमीशन के आगे पढ़ते नहीं है, एजेंट है या कोई और है, और उन पर भी यही प्रोविजन लगाता है। ये प्रोविजन कब लगेगा? जब बोनस या कमीशन दिया जा रहा है, और वो भी किसको? एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। तो अब है क्या ये, सुनो। बोनस एंड कमीशन सैलरी हेड में मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था सैलरी हेड में? कि सैलरी में हर चीज ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होती है, मिले या ना मिले, ड्यू हो गई टैक्स लगेगा। लेकिन बोनस के लिए अगर आपको याद आ रहा हो, बोनस रिसीव्ड होता है तभी टैक्स लगता है, उधर रिसीव होने पर ही टैक्स लगता है, और इधर पेड होने पर ही अलाउड होता है। दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चलता है। क्लियर? तो क्या याद रखना है, अगर एग्जाम में आया बोनस और कमीशन एम्प्लॉय को पे किया गया, पे किया है, अलाउड, लेकिन अलाउड कब होगा बोनस एंड कमीशन का खर्चा? वापस, इफ इट इज पेड। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ये खर्चा तभी अलाउड होगा जब क्या हो बच्चों, पेड हो। पेड बेसिस के अलावा बोनस एंड कमीशन अलाउड नहीं है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे, एक शॉर्ट अपन एक पॉइंट पढ़े तो फाइनली क्या याद रखना है बच्चों आपको, अगर टैक्सेस में बिजनेस टैक्स है, अलाउड इफ इट इज पेड। सेकेंड, प्रोविडेंट फंड में अगर स्टैच्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड है, अप्रूव्ड है, अलाउड इफ इट इज पेड, और बोनस एंड कमीशन भी अलाउड है इफ इट इज पेड। और जो जो डिसअलाउड होंगे बस उनके ये नाम याद रखना है। ठीक है, यहां तक पढ़ो, फिर एक लास्ट सेक्शन पे चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है।